हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसका जो है 7 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड 7 चैप्टर को जो है मैंने यहाँ पे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा बड़ा है, डेट इज वाई जो है इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे। एंड जो है आज इसका हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसमें हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट दी वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, राइट। तो उनके साथ जो है ना यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स जो है ना वो हमारे इंडिया को कॉलोनाइज कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो हम वीवर्स की सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे थे बिफोर दी 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले हम यहाँ पे जो है उनकी कंडीशंस के बारे में देख रहे थे कि किस तरह से जो है ना इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा थी। ओके, तो वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी अपने पार्ट 1 में 7 चैप्टर के। एंड इन्हीं चीजों को जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जब ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में जो है ना आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो है हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें जो है वो आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक जो है इसका वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 7। सो इंडियन टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि जैसे कि हमने देखा था कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो है कॉटन का जो कपड़ा है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एंड हमने ये भी देखा था कि इस कपड़े को, क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज थी हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स की, तो उन्हें जो है कौन कौन से नेम से यहाँ पे जाना जाता था। तो वर्ड्स टेल अस द हिस्ट्रीज, तो वो भी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो किस तरह से पहुंचता है, कितनी डिमांड थी इसकी। सो क्या रहता है यहाँ पे, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी वरिड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था पूरे यूरोपियन मार्केट में। वूल एंड सिल्क मेकर्स जो थे इन द इंग्लैंड, वो आप जो है ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड में इंडिया से जो है कपड़ा क्यों मंगवाया जा रहा है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो बिकता नहीं था उनका। क्योंकि उस समय वो ऐसा समय था अर्ली 18th सेंचुरी का जब यहाँ पे जो है ना अभी उनकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी। तो फिर उसकी जगह पे जब इंडिया का अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा है वो यहाँ पे आ रहा था, तो उन्हें जो है थोड़ा सा एक तरह से इनसिक्योरिटी फील होती है वहाँ के सिल्क एंड वूल मेकर्स को। तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडियन एक तरह से कॉटन टेक्सटाइल को यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है। तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना फिर एक लॉ पास कर दिया था जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया का प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो है उसे बैन किया जाएगा, जिसका नेम है चिंस। एंड इंटरेस्टिंगली जो है इस एक्ट का नाम भी क्या रखा गया था, कैलिको एक्ट ही रखा गया था। तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी स्टार्ट हुई थी डेवलप होना। तो अब वो जो है ना इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ compete नहीं कर पा रहे थे, तो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स जो है ना वो अपनी मार्केट को सिक्योर करना चाहते थे, राइट। एंड द फर्स्ट टू ग्रो अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो फिर उन्हें जो है अब जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिल जाती है इंग्लैंड की इंडस्ट्री को, तो वहां पे सबसे पहले जो है ना कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। फिर उन्होंने क्या किया था कि इंडियन डिजाइन्स को यहाँ पे इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया था। जब इंडिया के प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल को बैन कर दिया था, वहां पे फिर इंग्लैंड में प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। उन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो डिजाइन्स थे उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। एंड प्रिंटेड इन द इंग्लैंड ऑन व्हाइट मुस्लिन एंड द प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। हाउएवर, तो वो जो डिजाइन्स थे कौन से कपड़े के ऊपर ही बनाते थे, वो जो इंडिया से मंगवाया हुआ कपड़ा था ना, प्लेन कपड़ा जो था उसके ऊपर जो है वो फिर प्रिंट वगैरह जो है वो किया करते थे। ओके, सो अब क्या होता है, जब इनका कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ जो है शुरू हुआ था अब, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे इंग्लैंड में भी जो है ना कई सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं। कई सारी मशीन्स वहां पे जो है ना इन्वेंट होती है, जैसे कि स्पिनिंग जेनी हो गई, तो जिसकी वजह से जो स्पिंडल्स का जो काम होता है ना उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। स्पिनिंग जेनी की वजह से काम जो है वो ज्यादा मात्रा में हो रहा था। एंड स्टीम इंजन जो है उसका भी इन्वेंशन यहाँ पे हो चुका था। स्टीम इंजन को भी जो है उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज में यूज
यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह के कई सारे इन्वेंशंस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन मशीन्स के साथ जो है ना कपड़ा अब वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में काफी कम समय में जो है वो बना सकते थे एंड काफी चीपली भी उन्हें वो बना सकते थे। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इतना सारी चीजें जो है ना उन्होंने यहाँ पे की थी, बट फिर भी जो इंडियन टेक्सटाइल्स है ना वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को फिर भी डोमिनेट करता ही रहता है टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो है ना इस ट्रेडिंग, ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो जो है ना उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है इंडिया से जो कपड़ा, एक प्लेन कपड़ा जो था ना कॉटन का, वो एक तरह से ले जाके वहां पे बेचा करते थे। तो इस व्यापार में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज होगी जैसे कि डच, फ्रेंच या फिर इंग्लिश होगी, उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो क्या था, ये कंपनी क्या करती थी, कॉटन एंड सिल्क की टेक्सटाइल जो है ना वो इंडिया से खरीदती थी, उसके बदले में जो है ना यहाँ पे वो पेमेंट के किस चीज से करती थी, वो सिल्वर से वो किया करती थी, क्योंकि उनके पास कोई और चीज नहीं थी यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। तो वो जो है यहाँ से कपड़ा खरीदते थे एंड सिल्वर के थ्रू जो है ना उसकी पेमेंट वो किया करते थे, राइट। बट बाद में जाके जब वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पावर को गेन कर लेती है ना, तो फिर यहीं से पैसा कमा के उसी पैसे से ही जो है वो इस कपड़े को खरीद के बाहर ले जाया करते थे। ओके, तो फिर उन्हें जो है ना ये प्रीशियस मेटल जो थे सिल्वर या फिर गोल्ड वो यहाँ से इंपोर्ट नहीं करने पड़ते थे ब्रिटेन से टू बाय दी कॉटन टेक्सटाइल। सो वो क्या करते थे, पीजेंट से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे या फिर जमींदार से वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे एंड फिर इसी रेवेन्यू को जो है वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदने के लिए वो यूज किया करते थे। ओके, तो स्पिनिंग जेनी के बारे में हमने पढ़ा है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसकी वजह से एक सिंगल वर्कर जो है ना वो कई सारे स्पिंडल्स जो होते हैं जिसके इर्द गिर्द यहाँ पे धागे को लपेटा जाता है, तो राइट वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है एक सिंगल पर्सन। ओके, व्हेन द व्हील वाज टर्न, एक व्हील यहाँ पे लगाई होती है, उस व्हील के थ्रू जो है ना वो सारे स्पिंडल जो होते हैं, एक से ज्यादा स्पिंडल यहाँ पे होते हैं, तो वो यहाँ पे टर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर जो धागा है ना उसके इर्द गिर्द यहाँ पे घूमना, रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस एक सिंगल व्हील घुमाने की वजह से ही तो उसे जो है स्पिनिंग जेनी बोला जाता है। या पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो स्पिनिंग जेनी की, तो ये ना आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्पिंडल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी स्पिंडल है, ये भी स्पिंडल है। ओके, तो ये जो सारे स्पिंडल्स को जो है ना एक ये वाली जो व्हील है वो ही जो है एक तरह से रोटेट करनी होती है सिंगल पर्सन ने, तो इसी व्हील की वजह से ही जो है सारे स्पिंडल यहाँ पे घूमते हैं एंड धागा जो है इन स्पिंडल्स के इर्द गिर्द यहाँ पे एक तरह से वोव हो जाता है, राइट। तो अब ये वीवर्स थे, जो इंडिया के वीवर्स थे जो यहाँ पे वीविंग का काम किया करते थे, वो कौन थे, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियसली वीवर्स की जो है कुछ स्पेशलाइज्ड तरह से पर्सन्स होते हैं जो वीवर्स होते हैं, जो कि वीविंग में ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज भी होती हैं कि जो कि जस्ट वीविंग का ही काम करते हैं। तो ये जो वीविंग की स्किल है ना वो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास ऑन करते ही रहते हैं। जैसे कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। दी तांती वीवर्स जो थे यहाँ पे बंगाल से बिलोंग करते हैं, जुलाहाज या फिर मोमिन हो गए फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, सेल एंड द काईकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया, ये कुछ कम्युनिटीज है जो कि वीविंग के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। तो वीविंग में जो है ना कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो कई सारी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कि प्रोडक्शन वाज, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। पहली स्टेज कौन सी होती है, स्पिनिंग की। तो ये काम जो है मोस्टली वुमेन ही यहाँ पे घरों में ही किया करती थी, मीन स्पिंडल के इर्द गिर्द यहाँ पे धागे को लपेटना होता है, तो उनके पास यहाँ पे चरखा एंड तकली हुआ करती थी, ये स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट से वुमेन के पास। सो द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। ओके, एंड व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, जब यहाँ पे स्पिनिंग का काम वो कर देती थी, मीन उस एक तरह से स्पिन एक तरह से थ्रेड जो है वो इर्द गिर्द घुमा देती थी उसके, तो फिर क्या होता था, नेक्स्ट काम होता था कि अब उस थ्रेड से यहाँ पे जो है ना कपड़ा बुनना है। ओके, द थ्रेड वाज वुवन इनटू द क्लॉथ, फिर पूरा कपड़ा जिससे जो है एक तरह से आप पहनते हो कपड़े कॉटन के, तो वो यहाँ पे फिर वीव करना है। तो ये काम किसका होता था, ये वीवर का काम होता था। तो ये वीविंग का काम जो होता ना वो मोस्टली मैन ही किया करते थे, राइट। तो अगर प्लेन कपड़ा बनाना है, व्हाइट कपड़ा बनाना है, फिर तो ऐसे ही जैसे कि थ्रेड को लपेटा हुआ है तो उस थ्रेड को बुन के यहाँ पे कपड़ा बना दिया जाता था। बट अगर आपको जो है कोई कलर वाला कपड़ा चाहिए, कलर टेक्सटाइल चाहिए, तो फिर उस थ्रेड को जो है ना फिर डाई भी किया जाता था डायर के थ्रू। तो वो जो डायर था ना उसे क्या बोला जाता था, रंगरेज बोला जाता था। ओके, तो ये जो वर्ड्स है ना ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर प्रिंटिंग क्लॉथ यहाँ पे चाहिए हो तो वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज द चिपिगर्स। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स थे, उन्हें क्या बोला जाता था, चिपिगर्स बोलते। तो ये क्या करते थे, धागे को पहले बुन के कपड़ा बना लेते थे, फिर उसके ऊपर जो है छापा लगाते हैं ना, जो यहाँ पे प्रिंट बनाते हैं कपड़े के ऊपर, तो ये छापे वाले ब्लॉक प्रिंटर्स होते हैं, चिपिगर्स बोला जाता था। ओके, यही जो है ना उस समय में हैंडलूम वीविंग जो है वो एक ऑक्यूपेशन था कई लोगों के लिए फॉर द अर्निंग ऑफ देयर लाइवलीहुड, राइट। इंडिया के मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड थे। बट अब जो है ऑब्वियसली जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो क्योंकि द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन अफेक्टेड द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वे। पहला तो ये हो गया कि अब इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है ना ब्रिटिश टेक्सटाइल से तरह से कंपीट करना पड़ता था, क्योंकि वो सस्ता मिलता था कपड़ा। तो सेकंड ये था, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू द इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, क्योंकि इंडिया से ब्रिटेन की तरफ कपड़ा भेजना जो है ना वो और भी ज्यादा महंगा हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडियन कपड़े के ऊपर हाई ड्यूटीज अब यहाँ पे लगाई जाती थी। तो इस तरह से जो है ना काफी सारी चीजें इंडियन टेक्सटाइल्स के खिलाफ यहाँ पे हो रही थी। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी आते आते इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो था ना, उसने इंडियन टेक्सटाइल्स की जो मार्केट थी वहां पे जगह ले ली थी, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप में। अब इंडिया के बने हुए जो चीजें थी वो वहां पे नहीं पहुंच रही थी, लोग नहीं खरीद रहे थे, वो इंग्लैंड में बनी हुई चीजों को खरीद रहे थे। तो ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ वीवर्स जो थे इंडिया के वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बंगाल के वीवर जो है वो हिट होते हैं। एंड अब क्या था, इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज जो थे उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना ही बना एक तरह से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब एजेंट्स जो है ना वो इन वीवर्स को भी पैसे नहीं देते हैं। तो फिर डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पिटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। फिर ये जो वीवर्स थे ना, फिर सभी पिटिशंस यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं सो डैट की गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। बट अभी वर्स जो है चीजें और भी आनी थी। वो क्या था कि जब जो कॉटन जो यहाँ पे ब्रिटेन में बना हुआ था ना, वो कपड़ा अब इंडिया में भी आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इंडियन मार्केट्स में भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो बाय द 1880 जो लोग यहाँ पे इंडियंस थे ना, वो मोस्टली यहाँ पे ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा ही पहन रहे थे, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था। ओके, सो दिस अफेक्टेड नॉट ओनली द स्पेशलाइज्ड वीवर बट आल्सो द स्पिनर्स, राइट। तो काफी लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे होते हैं। तो वुमेन जो थी वो भी जॉबलेस हो जाती हैं। हाउएवर जो हैंडलूम वीविंग था वो ऐसा नहीं है कि टोटली यहाँ पे खत्म हो गया था, वो फिर भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते जिन्हें मशीन्स के साथ नहीं बनाया जा सकता है। ओके, जैसे कि साड़ीज होगी जिनके ऊपर इंट्रिकेट बॉर्डर्स बनाने होते हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स होते हैं, राइट। जो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमें ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं, तो वो तो मशीन्स के साथ नहीं बन सकते हैं, तो फिर वो जो है कंटिन्यू रहता है थोड़ा बहुत। ओके, सो दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच बट आल्सो अमंग्स द मिडिल क्लासेस। तो इन कपड़े की जो है ना काफी डिमांड थी यहाँ पे, जैसे कि साड़ीज होती हैं अच्छे अच्छे बॉर्डर्स के साथ, उसकी डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा रहती है। ओके, तो अब जो है कई सारे जो पुअर पीपल हैं, तो उन्हें भी जो है लोकल कपड़े की यहाँ पे जरूरत रहती है। तो वो एक तरह से जो काफी कोर्स क्लॉथ होते हैं, तो वो तो गरीब लोग तो पहनते ही हैं, तो उसकी डिमांड भी यहाँ पे रहती है। तो इस तरह के कपड़े जो है वो इंडिया में बनते ही रहते हैं, राइट। तो शोलापुर जो है वेस्टर्न इंडिया में, मदुरा इन द साउथ इंडिया, तो वहां पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इस तरह के कपड़े बनते ही रहते हैं, राइट। तो ये टाउन्स जो थे वो न्यू सेंटर ऑफ वीविंग जो है एज ए न्यू सेंटर ऑफ वीविंग यहाँ पे जो है वो इमर्ज होते हैं इन द लेट 19th सेंचुरी। तो बाद में जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो महात्मा गांधी ने भी जो है लोगों को बोला था कि आप जो है इंडिया में बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। एंड फिर उस समय में जो खादी है वो एक नेशनलिज्म का मेन सिंबल भी बन जाता है। चरखा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड चरखे को जो है इंडिया का जो ट्राई कलर का फ्लैग है वहां उसके सेंटर में भी पुट किया गया है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में, उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था। ओके, सो अब जो है ना उन लोगों के साथ क्या होता है जो कि अपनी लाइवलीहुड को लॉस्ट कर चुके थे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उनमें से कई सारे लोग जो थे वो लेबर बन जाते हैं, कौन से, एग्रीकल्चरल लेबर्स।
कुछ लोग जो है ना यहाँ पे सिटीज में चले जाते हैं एक तरह से काम करने के लिए, कुछ यहाँ पे कंट्री से बाहर चले जाते हैं प्लांटेशंस में काम करने के लिए, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में। एंड कुछ लोग जो थे वो जो यहाँ पे नई कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे में, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर में, तो वहां पे जो है काम करने के लिए चले जाते हैं। ओके, तो औरंग भी एक यहाँ पे वर्ड है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो डेट इज वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। औरंग क्या होता है? ये एक पर्शियन टर्म है वेयर हाउस के लिए। तो औरंग क्या होता है? ये जो वेयर हाउस जिसे हम बोलते हैं ना, उसे पर्शियन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? औरंग बोला जाता है। ओके, वेयर हाउस एक ऐसी प्लेस यहाँ पे जो है गुड्स को कलेक्ट करके रखा जाता है बिफोर बीइंग सोल्ड, एंड इसे हम वर्कशॉप के नाम से भी जानते हैं, राइट? So we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much, have a nice day, bye bye.